नमस्कार। एक सवाल के साथ आज शुरुआत करती हूं। सवाल ये कि क्या अब पुल सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि युद्ध के निशाने बन चुके हैं? ये सवाल ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, जहां मिसाइलें सिर्फ सैनिक ठिकानों पर नहीं बल्कि शहरों की धड़कनों पर दागी जा रही है। तेहरान, ईरान की राजधानी और वहां का सबसे अहम ब्रिज B1 ब्रिज, जिसे अमेरिका ने हमले में तबाह कर दिया है, मलबा कर दिया है। और इसीलिए यह सवाल मैंने सबसे पहले पूछा कि क्या जंग अब सीधे सीधे उन धड़कनों पर, उन सांसों पर लड़ी जा रही है जो किसी भी देश की रीढ़ को तोड़ने के लिए काफी है। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे बगल में, ये वही है, वही B1 ब्रिज जिसे ईरान के लिए लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन अब यह ब्रिज पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। यह सिर्फ एक पुल नहीं था, जैसा कि अमेरिका कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि यह सिर्फ एक पुल नहीं था बल्कि मिसाइल सप्लाई का रूट था। तो अगर पुल भी अब युद्ध के टारगेट बन रहे हैं, अगर पुल को टारगेट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके यह युद्ध आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सवाल यह है कि आगे ये युद्ध किस दिशा में जाने वाला है? क्या वॉर डॉक्ट्रिन चेंज हो चुकी है? इस हमले के बाद अब देखिए, अमेरिका ने एक हमला किया और कहा कि अब तो हम पुलों को और तमाम वो जो परमाणु संयंत्र जो ठिकाने हैं उनको अब हम निशाना बनाएंगे। ईरान को हम पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, उसकी ताकत को खत्म कर देंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन में भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था और इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी। और जब इस B1 ब्रिज पर अटैक हुआ तो उसके बाद बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह वीडियो साझा किया और बताया कि आप देखिए यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है। अगर ईरान नहीं रुकता है तो हम फिर वो करने वाले हैं जिसकी कल्पना ईरान ने की भी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? इस हमले के बाद ईरान ने जो किया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ईरान ने 8 पुलों की हिट लिस्ट जारी कर दी। खाड़ी के 8 बड़े ब्रिज जिन पर ईरान की नजर है। यानी अब जंग का नया फॉर्मूला साफ हो चुका है। तुमने हमारा पुल गिराया है, अब हम तुम्हारे गिराएंगे। तो सवाल यही है कि क्या यह सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म नहीं है जो ईरान फैलाने की कोशिश कर रहा है? क्या यह युद्ध अब सैन्य ठिकानों से निकलकर आम जिंदगी की नसों तक नहीं पहुंच गया है? अमेरिका कह रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है, अभी और हमले होंगे। ईरान कह रहा है कि जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि दुनिया देखेगी। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया तीसरे बड़े युद्ध की तरफ, जिसे कुछ लोग महायुद्ध और कुछ विश्व युद्ध भी कह रहे हैं, दुनिया क्या उस ओर बढ़ चली है? क्या खाड़ी के पुल अब बारूद की चपेट में आने वाले हैं? और क्या तेल व्यापार और आम जिंदगी अब इस जंग की कीमत चुकाएगी? रणक्षेत्र में बड़ी बहस में आज ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुद्दा सिर्फ ईरान अमेरिका का नहीं है बल्कि उस सोच का भी है जिसमें विकास को भी विनाश का टारगेट बनाया जा रहा है। क्योंकि जब पुल गिरते हैं तो सिर्फ कंक्रीट नहीं टूटता, देशों की अर्थव्यवस्था भी टूटती है, लोगों की जिंदगी भी बिखरती है और दुनिया एक नए संकट में फंस जाती है। तो क्या ये जंग अब पुलों पर लड़ी जाएगी या फिर यह दुनिया को एक और बड़े विनाश की तरफ धकेल रही है? बड़े सवाल होंगे और इन बड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे। उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले आपको सुनाती हूं वो बयान जो इस ब्रिज को नष्ट करने के बाद, इसे मलबे में तब्दील करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. No, I think it'll be, I think it has to happen. I think they're desperate. He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. No, I think it'll be,
think it has to happen. I think that. तो ट्रम्प कह रहे हैं कि अभी समझौता कर लो वरना अंजाम बुरा होगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है, वो बाकायदा पोस्ट के जरिए अब उन 8 ठिकानों की लिस्ट जारी कर रहा है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की लिस्ट जारी कर रहा है, जिसे वो कह रहा है कि अगर हमने तबाह कर दिया तो फिर ट्रम्प ये सोचे या दुनिया ये सोचे कि ईरान पर हमला करके कितनी बड़ी गलती की गई। तो इस तरह से जो परिस्थिति बनी हुई है, ये परिस्थिति ऐसे वैश्विक संकट में जब दुनिया तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर लगातार परेशान है, जहां पर लगातार अर्थव्यवस्था डगमगाती हुई नजर आ रही है दुनिया की, और ऐसे में एक तरफ 3 उपाय जो किए जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के, एक तरफ यूएनएससी में बहरीन की तरफ से जो प्रस्ताव लाया गया है जिस पे ये उम्मीद की जा रही है कि रूस और चीन कोई वीटो लगा सकते हैं, क्योंकि उस बहरीन के उस प्रस्ताव में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर जहाजों को गुजारना है तो वहां से अपने रक्षात्मक उपाय के लिए कुछ रास्ते निकालने होंगे। यानी क्या यूएनएससी के माध्यम से भी युद्ध को पूरी तरह से जायज करने की कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी 60 देशों के साथ मिलकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है, उसमें भारत की उपस्थिति भी थी, और भारत ने भी साफ तौर पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट गहराया हुआ है, लेकिन संकट का समाधान युद्ध नहीं संवाद है। तो ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, और इन परिस्थितियों में पुल के बदले पुल की जो नीति चल रही है वो दुनिया को किस ओर लेकर जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की और स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपीएस त्यागी सर हैं जो वीर चक्र सम्मानित भी हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ देश के जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट हैं संजीव श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट राकेश सिंह परमार साहब भी हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कर्नल सर आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हम जब कभी भी इस तरीके की जब मुद्दे आते हैं और बात होती है तो जो वॉर का डॉक्ट्रिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। और यहाँ पर अब तो खेल ऐसा हो गया, तुमने हमारा पुल उड़ाया, अब हम तुम्हारे 8 उड़ाएंगे, यानी पुल के बदले पुल। तो क्या ये वॉर डॉक्ट्रिन का जो ये नया ट्रेंड सेट हो रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है? क्या ये एक बार फिर से उस खतरे की घंटी है जिसका जिक्र तो होता रहा है, लेकिन अब उसकी तस्वीर भी धरातल पर सच के रूप में दिखने लगी है? कितना खतरनाक होगा ये? लावनी जी, बहुत धन्यवाद अपने प्रतिष्ठित चैनल पर और बेहतरीन को पैनलिस्ट के साथ मिलाने के लिए। जय हिंद। देखिए, ये जो अभी पैटर्न है, ये पैटर्न तो युद्ध जब शुरू हुआ था तभी से शुरू हो गया था। अगर अमेरिका ने ईरान के उस स्कूल के ऊपर हमला किया तो ईरान ने इजराइल के किंडरगार्टन पर हमला किया। अगर उन्होंने उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया तो ईरान ने उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। उन्होंने उनके एनर्जी स्ट्रक्चर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो ईरान ने मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज थी, जहाँ पे भी अमेरिकन बेसिस थे, वहां पर उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। तो जैसे को तैसा, जैसे टिट फॉर टैट, ये पॉलिसी ईरान की बहुत पहले से रही है। लेकिन इस पॉलिसी में ये वाला एलिमेंट या ये डायमेंशन भी जुड़ जाएगी कि अब आप पुल को उड़ाना शुरू कर दीजिए। और अगर अमेरिका ने उनके B-1 ब्रिज को उड़ाया तो उसने भी कह दिया कि हमने तो बाकायदा 8 पुल जो है वो तय कर लिए हैं, कौन कौन से देश में है और कौन सा पुल है उसका नाम भी ये तय कर लिया, इनको उड़ाएंगे। लेकिन पुल को उड़ाने का मतलब जो है वो बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बेशक छोटी हो लेकिन उनसे संबंध बड़े होते हैं, उनसे विकास बड़ा होता है, उनसे कम्युनिकेशन बड़ा होता है। एक पुल को उड़ाने का मतलब ये है कि आपने उस नदी के या उस खाई के या उस गड्ढे के दोनों तरफ के रहने वाले लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया। तो ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। लेकिन इस ट्रेंड में अब स्थिति विकट होती जा रही है। सर, क्या ईरान का ये जो B-1 ब्रिज है, ये B-1 ब्रिज का को तोड़ना, मेरा सवाल आपसे ही है कि ये जो B-1 ब्रिज जिसे ढाया गया है, ये क्या ईरान के लिए ये बहुत मजबूत पिलर था और शायद उसी की बौखलाहट है जिसकी वजह से उसने अब 8 जो लिस्ट जारी की है, हिट लिस्ट जारी की है, ये कितना इम्पोर्टेंट था ये B-1 ब्रिज ईरान के लिए?
जी, इसको तो लाइफ लाइन माना जाता है ईरान का। मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो ये B1 ब्रिज है। इसकी लंबाई भी 200-300 मीटर नहीं है, 1 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई है। इसके सेंट्रल स्पैन जो है उनको नष्ट किया गया है। अभी शायद साइड के एम्बैंकमेंट वगैरह बचे हुए हैं, लेकिन सेंट्रल पोर्शन हैज बीन रेस्ट्रॉयड। और ये कहा जाता है कि इसको लाइफ लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से न केवल ट्रेड का सामान गुजरता था, यहाँ से उसके आर्म्स और एम्युनिशन और खास तौर से मिसाइल्स भी गुजरती हैं। और जो ईरान की आत्मा है वो तो मिसाइल ही है। आप इस पूरे युद्ध में अगर देखें तो ईरान मिसाइलों के दम के ऊपर ही तो आज तक लड़ रहा है। उनके ट्रांसपोर्टेशन का अगर कोई रास्ता रोक दिया जाए तो ये ईरान के ऊपर एक डायरेक्ट प्रहार है। और यही कारण है कि उसने इसके डिस्ट्रॉय होते ही ये कहा कि हमने ये 8 पुल तय कर लिए हैं, हम भी आप पे या इनके ऊपर हमला करेंगे। पर ईरान के अंदर ये पुल इज ओनली एक ना टूटने वाली श्रृंखला की कड़ी है। इससे पहले जो ईरान में नुकसान हुए हैं वो ट्रिमेंडस हुए हैं। जो इजराइल के अंदर या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में नुकसान हुए वो ड्रोन से हुए या मिसाइल से हुए, जिनमें 150 केजी से ज्यादा बारूद नहीं था। लेकिन जो नुकसान ईरान में हुए बॉम्ब से हुए, और बॉम्ब के अंदर 1 टन 1000 केजी 2000 केजी इस किस्म के बॉम्ब से हुए। और अमेरिका के उन बड़े बड़े B-2 बॉम्बर, B-1B बॉम्बर, B-52 बॉम्बर से हुए। और एक आध दो ठिकाने पे नहीं, करीब 25,000 ठिकानों पे हुए। और 25,000 ठिकाने भी नॉर्मल नहीं, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर, उनके IRGC हेडक्वार्टर, उनका स्पेस रिसर्च सेंटर, उनका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, और उनकी जो टॉप लीडरशिप थी वो तो 3 बार खत्म कर दी गई। यानी कि जो नुकसान ईरान को हुआ उसकी एब्जॉर्बिंग पावर है, वरना वो नुकसान इजराइल और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के नुकसान को मिलाकर भी उससे कहीं ज्यादा स्पाइरली हाई प्रोपोर्शंस में है। लेकिन चूंकि ईरान की एक एब्जॉर्बिंग पावर है, पुराना इतिहास है, 6000 साल की सभ्यता है, ज्योग्राफी उसे परमिट करती है, उसके जो जागरूक पर्वत की एक लंबी श्रृंखला है, अंडरग्राउंड स्टोरेज में अनलिमिटेड मिसाइलों को रखने की क्षमता है, ये उसे एक किस्म से ओपेक बना रही है कि मैं लड़ने के लिए अभी भी तैयार हूँ। बिल्कुल, और इसीलिए अगर अमेरिका लगातार हमले कर भी रहा है तो अब देखिए IRGC की तरफ से जो स्टेटमेंट आते हैं कि भाई आप तो अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं है जहां पर हमारी असली मिसाइल्स रखी हुई हैं, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आप ही के पॉइंट को आगे ले जाती हूँ संजीव जी के पास। संजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप देखिए क्या ईरान ने क्या किया। अब ईरान ने एक तरफ तो B-1 जब ब्रिज गिरा दिया गया, ढहा दिया गया, तो उसके बाद उसने एक और रोना रोया। एक तरफ धमकी दी कि 8 जो लिस्ट उसने जारी की, दूसरी तरफ ये कहना शुरू किया है कि ये वॉर क्राइम है। तो भाई वॉर क्राइम तो उस वक्त भी कहना चाहिए था जब आपने खुद अपने देश के अंदर जो आपके विरुद्ध आवाज उठी थी और आपने दबाने की कोशिश की थी और बहुत हजारों की संख्या में लोगों का कत्लेआम हो गया। जो बात अभी तक सामने नहीं आई है, दबाने की कोशिश की जा रही है, सच क्या है वो दुनिया जानती है। दूसरी तरफ इजराइल को आपने मैप से हटाने की बात की थी और किस तरीके से अटैक्स किए जा रहे हैं। और अगर आप ये 8 जो लिस्ट आपने जारी की है, अगर आप उस पर अटैक करते हैं तो वो भी तो वॉर क्राइम के अंतर्गत ही आएगा। तो ये कौन सा गेम चल रहा है संजीव जी? लावणी जी, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि इस युद्ध में जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कानूनों, नॉर्म्स इत्यादि की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जिस तरीके से राष्ट्र ये वॉरिंग साइट्स व्यवहार कर रही हैं, ये जाहिर है कि ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महा संकट में डाल सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर जब 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने अपने जो ऑपरेशन शुरू किए और पहले ही स्ट्राइक में भारी क्षति पहुंचाई, तो उसके बाद ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसने आउट ऑफ डेस्परेशन, हताशा में, निराशा में कह लीजिए, इतने बड़े लॉस के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ जहां जहां उन्हें मौका मिला वो ड्रोन्स और मिसाइल्स को उन्होंने फायर करना शुरू किया। वेस्ट एशिया के राष्ट्रों का, जिनका कि इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, और उनके ऊपर ही हमले शुरू कर दिए। यहां तक कि ओमान जैसा राष्ट्र जो कि इस अमेरिका और इजराइल के बीच में मध्यस्थता करा रहा था, अपने राष्ट्र में भी
और यूरोप के क्षेत्रों में भी जाकर के इनडायरेक्ट टॉक्स ओमान की मध्यस्थता से ही चल रही थी। ओमान के ऊपर ही ड्रोन्स गिरने शुरू हुए, मिसाइल्स गिरने शुरू हुई। प्रिटेक्स्ट ये दिया गया कि वहां पर वो यूएस बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर बुर्ज खलीफा पे आकर के कोई ड्रोन और मिसाइल गिरती है तो आखिर वो कौन सा यूएस बेस है। और ये भी अगर उसमें ये कहा जाता है कि वहां पर कई अमेरिकन हो सकते हैं, तो क्या वहां सिर्फ अमेरिकन ही मारे जाएंगे उस ड्रोन से और मिसाइल से? उसमें जाहिर है कि आम लोग मारे जाएंगे। और आपने देखा किस तरीके से दुबई, जो कि एक बहुत ही सेफ सिटी मानी जाती रही, बहुत ही वाइब्रेंट सिटी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुकी थी, आज वो अपनी छवि खो चुकी है। आज दुबई इनसिक्योर दिखाई देता है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लंबा प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। तो ऐसे में जो बड़े जो एक इन्वेस्टमेंट के हब्स थे, दुबई, दोहा और इस तरीके के जो बड़े डेस्टिनेशंस थे, अबू धाबी, ये सारे जो स्थितियां वहां पर बहुत ही असुरक्षित हो गई हैं। वहां पर जो बड़ी संख्या में जो लोग प्रवासी लोग रहते थे, हमारे अपने देश के बड़ा प्रवासी भारतीयों का जो समुदाय है, अब वो सभी असुरक्षित दिखाई देते हैं। तो आखिर ये कौन सा बिहेवियर है? आपका युद्ध अमेरिका और इजराइल से है, लेकिन हमले आप ओमान पे करेंगे जो कि मध्यस्थता करा रहा था, तो ये कौन सा बिहेवियर है? दूसरा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के इस्लामिक रिजीम के द्वारा एक सेलेक्टिव ब्लॉकेट किया गया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ये इसके विरुद्ध है। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, नेचुरली बिल्ट ये रूट है और ये इंटरनेशनल वाटर्स है। इसमें अगर आप ये कहें कि ये तो हमारा एरिया है, हमारा टेरिटोरियल वाटर है और हम यहाँ से जो शिप्स लेना जाना चाहेंगे जाने देंगे, जिसको नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, सबसे पर $1 पर बैरल की फीस भी वसूलेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो एक नियम जो बनाए गए थे, अनक्लॉज के जो नियम है, जो जिनेवा कन्वेंशन के अंदर, मैं उस पर भी आता हूँ, वॉर क्राइम्स की जो बात आपने उठाई है। देखिए लावनी जी, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, आम लोग हैं, उनके ऊपर युद्ध के क्षेत्रों में टारगेटेड अटैक करना निसंदेह ये जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन है और रोम स्टैट्यूट जो आईसीसी का है उसका भी वायलेशन है। लेकिन हमने ये देखा है कि दोनों ही साइड की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी एक स्कूल पर हमला कर दिया गया, 160 से भी ज्यादा बच्चियां उसमें एक साथ मारी गई। और इसी तरीके से जैसा कि अभी त्यागी सर ने बहुत ही इंसाइटफुली बताया कि जब ऐसा हुआ तो फिर आपने इजराइल के अंदर एक किंडरगार्टन पर ये हमला कर दिया, बच्चों के, छोटे बच्चों की स्कूल पे। तो इस तरीके, और अभी आप देख रहे हैं कि एक ब्रिज को टारगेट किया गया है, जो कि अभी एक इस B1 जो ब्रिज है, ये कराची को तेहरान से जोड़ने का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। इसको लेटर ऑफ द ईयर ये ओपन किया जाना था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अब इसको जाहिर है कि जमीन दोज कर दिया गया। वो एक बड़ा एफर्ट जो चल रहा था, वो अब मिट्टी में मिल गया है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी तो ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट करने की बिगनिंग दिखाई देती है। जो सेंटिमेंट, जो इस तरीके के अप्रोचेस, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह दिया, बयान देखें जो कि उन्होंने एड्रेस दिया, मतलब जो अप्रोच है वो निश्चित रूप से सिविलियन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाता है तो निश्चित रूप से ये अप्रोच आगे जाके एक घातक तस्वीर और बहुत अच्छी तस्वीर लेकर नहीं आएगा। लेकिन ईरान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो राकेश जी, ईरान, कहावत वही आती है कि आपने वो 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आज ईरान जिस वॉर क्राइम को कह के रोना रो रहा है और या फिर धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ रोना रो रहा है, एक तरफ समुद्री फिरौती ले रहा है, दूसरी तरफ अपना कंट्रोल दिखा रहा है और कह रहा है कि जी ह्यूमैनिटी के नाम पर हमें परेशान किया गया, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो ये जो पूरी तस्वीर है, इस पूरी तस्वीर में दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है। लेकिन यहां पर सही कौन और गलत कौन, इसका फैसला करना ये बहुत जरूरी हो चुका है। राकेश जी नमस्कार, और आपके दोनों प्रश्नों मेरा सादर प्रणाम। हमसे बहुत बुजुर्ग है, सीनियर लोग हैं, हम इनके सामने बोल पाएंगे, इस बात के लिए उनका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, यह मामला दो लोगों के सनक का नतीजा है, ये दो राष्ट्रों का मामला है नहीं, दो पागल लोग हैं, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ। इस सनक का परिणाम है, एक अमेरिका में बैठा हुआ और एक तेहरान में बैठा हुआ है, दो सनकी लोगों के सनक का परिणाम है और भुगत पूरी दुनिया की है। अमेरिका के राष्ट्रपति इतनी लड़ाई के बाद कल राष्ट्र के नाम संबोधन में कहे कि अब तुम अपना देखो, हरमुज जिसको खुलवाना है वो खुलवाए, हमने तो अपना काम कर लिया। देखिए, ये हो क्या रहा है। जिस वक्त अमेरिका ने इराक में हमला किया था, झूठी कहानी बना करके कि उसके पास घातक हथियार है, उसको पूछना चाहिए कि वो हथियार मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो उसका मुआवजा कौन देगा। पूरी इराक को आपने बर्बाद कर दिया। आज ईरान पर भी वही तोहमत लगा रहे कि तुमने एक बहुत घातक हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर लिया था,
तो क्या अमेरिका को कुछ मिला? और मेरा अपना मानना है कि घातक हथियार की चौधरी तुम्हारे लिए है, तुम अपने हथियार को क्यों नहीं निशस्त्रीकरण कर देते? इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दुनिया दो ध्रुव में बटेगी कि एक ध्रुव में बटेगी, वो नहीं है। दुनिया बचेगी तब न बटेगी। स्थिति यह है कि दुनिया बचने वाली नहीं है, खाली तो बर्बादी है, क्योंकि अमेरिका तो 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, उस पर कोई मिसाइल पहुंचेगा नहीं, इराक का, ईरान का, लीबिया का या सीरिया का। लेकिन जो आपस में ये लोग मर रहे हैं, अमेरिका दूर से मजे ले रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि दुनिया का 59% तेल मेरे पास है, बाद में मैं 2 करोड़ रुपए लीटर तेल दूंगा, मिलीमीटर से नाप कर ड्रॉप में दूंगा, तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि बगैर तेल का काम नहीं है। तो अमेरिका बहुत दूर की सोचता है, उसकी सोच वहां से शुरू होती है जहां पूरी दुनिया की खत्म हो जाती है। अब आप देख लीजिए कि खाली देशों में लड़ाई है, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहे हैं, उसका वो गैस का कुआं जला रहे हैं, उसका तेल का कुआं जला रहे हैं। अंततः तो एनर्जी ही जल रही है, रिसोर्स ही जल रही ना, जिस रिसोर्स के बलबूते पर इनकी चांदी थी, अगर वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा तो फिर तेल कहां से आएगा? तेल जिसके पास वही बेचेगा। अमेरिका अपना एक ड्रॉप तेल नहीं छूता है, तो बाद में उसकी कल्पना है कि दुनिया से तेल भंडार खत्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले या तो तेल कंपनी में नौकरी करता था या तेल कंपनी से उसका कोई संबंध था। उसकी मेन लड़ाई तेल कुओं पर कब्जा करना। ठीक है, ये तेल का युद्ध है राकेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात जो बार बार ईरान को लेकर इजराइल के परिदृश्य में जो देखने की जरूरत है, उसे भी देखने की जरूरत है कि ईरान को लेकर, वही मैंने कहा ना कि बड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं लोग जब ईरान की बात आती है। माफी चाहती हूँ राकेश जी, आपके शब्दों में भी यही दिखा, लेकिन आप लोगों को वो स्टेटमेंट क्यों भूल जाता है जब ईरान ने कहा था कि हम पूरे मैप से ही इजराइल को खत्म कर देंगे? तो ये, और वो खुद वो ईरान जहां की इस्लामिक, जो वहां की जिस तरीके से शरिया का सारा सिस्टम चल रहा था, वहां के लोग उसके विरुद्ध उतर आए थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ईरान में अच्छी नहीं हो रही थी। अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अलग कर लिए, वो ये सारा का सारा परिस्थिति ऑयल युद्ध पर आकर टिक गई। लेकिन ईरान जो कर रहा था, हम उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे, बात ये भी है। लेकिन यहाँ पर टीपीएस सर, आपके पास सीधे आ रही हूँ। एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज अगर अभी हम देखें कि युद्ध और युद्ध से उपजी हुई परिस्थितियां, इसी पर तो दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि वैश्विक संकट गहराता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यूएनएससी का रोल आ रहा है, जिस तरीके से ब्रिटेन का रोल आ रहा है, अभी यूएनएससी में बहरीन ने जो प्रस्ताव दिया, हालांकि ये कहा जा रहा है कि रूस और चाइना वीटो जरूर लगाएंगे, लेकिन अगर नहीं लगता है वीटो, तो जो युद्ध करने वाली जो स्थिति है कि हाँ युद्ध होना ही चाहिए, क्या उसको हरी झंडी मिल जाएगी? क्या उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा? क्या इस परिस्थिति की ओर देश जा रही है, दुनिया जा रही है? यकीनन दुनिया में जो सबसे बड़ा गुनाह हुआ है 1945 में, वो ये वीटो पावर सैंक्शन करके हुआ है। अब बिल्कुल अगर बहरीन ने कहा है कि हमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव गया, रूस और चाइना इसको हाँ कर ही नहीं सकते, लिहाजा ये औंधू मुंह गिरेगा। और अगर हाँ कर दिया तो फिर इसकी रेमिफिकेशन बहुत ज्यादा होंगी। पर लावनी जी, मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, हम जड़ पे नहीं जाते। ये जो आज का युद्ध है, ये अमेरिका ने शुरू नहीं किया, ये शुरू किया ईरान ने। आप देखिए, दरअसल में अब्राहम एकॉर्ड के बाद जब सऊदी अरबिया आने वाला था, यानी कि यूएई और बहरीन तो पहले से इजराइल को रिकॉग्नाइज कर चुके थे, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके थे, और सऊदी अरबिया करने वाला था। दैट वाज द टाइम कि जब ईरान ने हमास को उकसाया और फिर वो 7 अक्टूबर 2023 का अटैक हुआ, और उसके बाद में फिर क्रमशः एक के बाद एक उसका जवाब इजराइल, और इजराइल के बाद आज की सिचुएशन। तो इस आज जो युद्ध चल रहा है, इसका जन्म हो गया था 7 अक्टूबर 2023 को। तो लिहाजा मैं ये नहीं मानता कि अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया है। इट इज द रिजल्ट ऑफ द 7 अक्टूबर 2023। दूसरी बात, क्या मिडिल ईस्ट कंट्री में कोई ऐसा देश है जिसके प्रॉक्सी, आतंकी प्रॉक्सीज हो? अब देखिए, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, हमास हो, अल बदर हो, कतैब हिजबुल्लाह हो, क्या ये देश है? ये दूसरे देशों में गए और इन्होंने नेशन विद इन नेशन
स्टेट विद इन स्टेट बनाया, वहां के गवर्नमेंट को इन्होंने अस्थिर किया। तो अस्थिर करने का काम कौन कर रहा है? अलावा ईरान के पूरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर यू विल कम टू ईरान। तो इसलिए हम ईरान को दूध का धुला या हाशिए के बाहर नहीं रख सकते कि साहब उन्होंने ये युद्ध शुरू नहीं किया, ये युद्ध उन्होंने शुरू किया। और फिर अब जो सिचुएशन आई है, अब ऐसा भी नहीं है कि लोग अमेरिका के साथ हैं, हम भी अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि किसी की दादागिरी किसी को भी पसंद नहीं आती। ये भी एक ऐसा देश है जिसने 750 मिलिट्री। बिल्कुल 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है, फ्लैश कीजिए। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हॉर्मुज़ पर यूएन में वोटिंग टल गई है। तो बहरीन के द्वारा प्रस्ताव पर वोटिंग अब शनिवार को होगी। जो वोटिंग आज होनी थी, बहरहाल वो टल गई है। जहाजों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक कदम उठाने की अनुमति मांगी जा रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रूस चीन के वीटो से प्रस्ताव पास होने की संभावना कम है। यानी हॉर्मुज़ पर यूएन में वोटिंग टली है और ऐसे में बहरीन के द्वारा प्रस्ताव पर वोटिंग शनिवार को होनी है। अब ये कहा जा रहा है कि चाइना और रूस, जैसा कि आपसे कुछ सेकंड्स पहले ही कर्नल टीपीएस त्यागी सर ने कहा कि रूस और चीन कभी नहीं पास होने देंगे, तो संभावना भी ऐसी ही लग रही है। लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि हॉर्मुज़ पर यूएन में वोटिंग टल गई है सैटरडे यानी शनिवार तक के लिए। कंटिन्यू कीजिए प्लीज कर्नल सर। अब तो ये टल भी गई है, एक्सपेक्टेड था कि आज ये वोटिंग हो जाएगी, लेकिन ये वोटिंग टल गई है। इसके पीछे भी कुछ स्ट्रैटेजी है? इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्लियर है दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू मेक अप देयर माइंड। अगर वो ये कहते हैं कि हम इनका प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं, इसका मतलब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना नहीं चाहते। और अगर वो कहते हैं कि स्वीकार करते हैं, इसका मतलब आप पूरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं। सो दैट मे बी द रीजन। बट इन द मीन टाइम देयर इज वन पॉइंट जिसके ऊपर लोग थोड़ा कम विचार कर रहे हैं, और वो है जैसे कनाडा में एक सेंट लॉरेंस सीवे है जिसके ऊपर कनाडा टोल वसूलता है। टर्की के अंदर बोफोरस स्ट्रेट है, वहां पर टर्की वसूलता है टोल। ऐसे ही स्वेज कैनाल में इजिप्ट वसूलता है। ऐसे ही पनामा कैनाल में पनामा कैनाल अथॉरिटी वसूलती है। तो ईरान वाले अब ये कह रहे हैं कि हम भी टोल वसूलेंगे, और टोल वसूलने से जो हमको पैसा मिलेगा उससे जो हमारा नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे। यानी कि उनको एक और इस बात का मौका मिल जाता है कि अगर हमारा कुछ और थोड़ा नुकसान हुआ युद्ध में तो कोई बात नहीं, हम उतना टोल बढ़ा देंगे और उस टोल की वजह से हमारा ये नुकसान पूरा हो जाएगा। ऐसे में अब आवश्यकता और ज्यादा बढ़ गई है कि इसमें एक्शन लिया जाए, और जो एक्शन लिया जाए वो अमेरिका का कहना बिल्कुल सही है। हालांकि वो तो अपने उससे बदल रहे हैं। उन्होंने तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि या तो करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पावर प्लांट्स के ऊपर हमला शुरू कर दूंगा। अब वो कह रहे हैं मुझे और मुझसे कुछ लेना देना नहीं। मान लिया कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनका तेल नहीं आता। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान जो दादागिरी कर रहा है, उस दादागिरी को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर ये शुरुआत हो जाती है तो ये केवल एक देश के लिए नहीं, बल्कि वो तमाम देश जहां पर इस खास एरिया से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल होकर गुजरता है, दुनिया का 20% हिस्सा यहां से गुजरता है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो फिर हॉर्मुज़ का उपाय क्या है? ईरान और अमेरिका का युद्ध, अमेरिका ईरान इजराइल का युद्ध आगे बढ़ रहा है। उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के बीच में सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म शुरू हो गया है, उसका अंत कहां जाकर होगा और ये दुनिया के लिए कितना घातक होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने को लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त और आ रही है। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने है। ट्रंप सरकार में बड़ी उथल पुथल की खबर आ रही है। आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल हटाए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत रिटायर किया गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने है। FBI चीफ काश पटेल, तुलसी गबार्ड भी अगले निशाने पर है।
ट्रंप के जो खास चेहरे हैं, युद्ध नीति को बनाने वाले जो निर्णायक चेहरे रहे हैं, ये दरअसल कहा जाता रहा है। लेकिन अब अगर उन चेहरों को हटाया जाता है, अगर वो लोग हटाए जाते हैं, तो ट्रंप की युद्ध नीति पर भी सवाल खड़े होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने है कि ट्रंप सरकार में बड़ी उथल पुथल की खबर है। आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल हटाए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत रिटायर किया गया और अब एफबीआई चीफ काश पटेल और तुलसी गबार्ड भी अगले निशाने पर हैं। तो ये जो तस्वीरें बदल रही है, ये जो कोर टीम में ही कहा जा रहा है कि मतभेद हो रहा है, दो गुट अलग अलग हो चुके हैं। कुछ ये कहते हैं कि युद्ध होना चाहिए, जो उसके पक्ष में है, खासतौर से जो युद्ध मंत्री हैं, हेक्सेथ हैं, या फिर एनएसए जो चीफ है, वो उनकी बात कर लें, सीआईए जॉन रेडक्लिफ की बात कर लें। ये तमाम वो नाम हैं जो चाहते हैं कि युद्ध होना चाहिए, ईरान को उसकी भाषा में जवाब देना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो सॉफ्ट हो रहे हैं इस पूरे की पूरे परिस्थिति को लेकर। तुलसी गबार्ड को लेकर तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे चुके थे, लेकिन अब अगर धीरे धीरे करके ये चेहरे हट रहे हैं, तो निश्चित रूप से युद्ध नीति में एक बड़ा बदलाव संभव है। इस ब्रेक के साथ ही सीधे इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही सीधे संजीव जी आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि ये जो युद्ध नीति क्या बदलने वाली है, क्योंकि वो चेहरे अब हट रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है, जो पहले कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोर टीम ही दो भाग में हो गई है। कुछ हैं जो कहते हैं कि ईरान को इसी भाषा में जवाब देना चाहिए जिसमें उसे समझ में आता है, और कुछ इसे फिर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर सॉफ्ट लाइन की तरफ ले जाता हुआ दिखाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे कोर मुद्दा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का रास्ता क्या होना चाहिए, सॉफ्ट लाइन या फिर हार्ड लाइन? देखिए लवनी जी, आपका सवाल पर जवाब देने से पहले मैं एक बात, अभी त्यागी सर ने जो कहा मैं उसको इंडोर्स करता हूं। मैं भी मानता हूं इस बात को कि इस युद्ध को ईरान ने ही शुरू किया था। 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला किया गया, वो इस युद्ध की शुरुआत थी। और इजराइल ने टेरर प्रॉक्सीज को तो खुद ही हैंडल किया, लेकिन जो ऑक्टोपस का जो सिर जिसको कहते हैं अमेरिका और इजराइल में, उसको तो अमेरिका और इजराइल को मिलकर के हैंडल करना था। और इसका जो कल्मिनेशन है वो अब जाकर के हुआ है। और ईरान की इस्लामिक रिजीम को जिमी कार्टर से लेकर के सभी राष्ट्रपतियों ने टारगेट करने के बारे में सोचा। अंतर बस इतना आया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कर दिखाया है जो पहले सोचा करते थे, पहले के राष्ट्रपति जो सोचा करते थे। ये बात मैं भी इस बात को कहता रहा हूं, और यही एक रियलिटी है। इसमें नैरेटिव्स अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं और त्यागी सर जाहिर है कि बिल्कुल सहमत है कि ये शुरुआत ईरान ने ही की थी। तो लेकिन ये जो दूसरा जो प्रश्न है कि ये जो रैंडम चेंजेस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें वो फुल लॉयल्टी चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो कितने बड़े से बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही क्यों ना हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही क्यों ना हो, अन्य जो टॉप ऑफिशियल क्यों ना हो, यदि उनके अंदर किसी भी तरीके का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होता है, तो जाहिर है कि उनकी कुर्सी पर लंबे समय तक नहीं रह सकती। ये बात हमने पहले एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखी थी, और उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बदले गए थे, सेक्रेटरी ऑफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बदले गए थे, चीफ ऑफ स्टाफ को भी चेंज किया गया था, पहले भी ऐसा हो चुका है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, वो बिजनेस वर्ल्ड से आते हैं, और जो बिजनेस वर्ल्ड की जो पूरी दुनिया है उसमें इस तरीके की जो चेंजेस हैं वो बहुत ही आम बात है। और वो गवर्नमेंट का जो सिस्टम और जो प्राइवेट सेक्टर का जो सिस्टम है उसके जो डिफरेंसेस हैं, वो जाहिर है कि यहाँ पर उसी तरीके की जो प्रैक्टिस है डोनाल्ड ट्रंप अपने इस एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाते हैं। जैसे कि बिजनेस वर्ल्ड में जैसे वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को फायर और हायर किया करते रहे होंगे, उसी तरीके से वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हायर एंड फायर की नीति पर चलते हैं। जहां कहीं भी अगर उन्हें लगा कि किसी ने अगर कुछ गलत लाइन ले ली, तो जाहिर है कि उसकी कुर्सी बचती नहीं है, चाहे वो एलन मस्क ही क्यों ना हो, जिन्होंने इतनी बड़ी मदद उनको इलेक्शन कैंपेन में की थी, और एलन मस्क के साथ भी जो उनके संबंध है तनावग्रस्त हो गए थे। ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये भी वर्किंग स्टाइल है कि आप कह नहीं सकते, संभव है कि कल को वही जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल है वो कल को फिर से वापस आ जाए। तो ये बहुत डायनामिक, बहुत ही फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग स्टाइल है, और वो जाहिर है कि वो दिखता है, और वो कोई सरप्राइज नहीं है। मतलब मैं तो इसको लेकर के सरप्राइज नहीं हूं कि इस तरह के चेंजेस आए हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप
इस ईरानियन इस्लामिक रिजीम के ऊपर बहुत ही हार्ड अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। और ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो फिलॉसफी है, जिसको वो कहते हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ, शक्ति के साथ शांति को लाने की जो अप्रोच है, उसके तहत वो बड़ी सख्त कार्रवाइयां करते हैं। और अभी आपने जो लेटेस्ट उनका लास्ट एड्रेस देखा, उसमें भी उन्होंने बहुत ही पावरफुल तरीके से इस बात को कहा कि अगर ईरान डील के लिए नहीं माना तो जाहिर है कि हम ताकत से उसको मनवाएंगे और अपना लक्ष्य वहां पर हासिल करेंगे। और उन्होंने पिछले जो अमेरिका के वॉर्स की बातें कही, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, गल्फ वॉर और इराक का वॉर, जो सारी दृष्टांत दिए और कहा कि उसमें बहुत लंबा समय लगा, 10 वर्षों से लेकर के 20 वर्षों से लेकर के, लेकिन ये जो है अभी 32 दिनों का ही हुआ है। आज अगर आप 35 दिन मान लीजिए आप हो गए हैं, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की वर्किंग स्टाइल है वो बहुत ही पावरफुल तरीके से चीजों को एड्रेस करते हैं। और ऐसे में अगर कोई डिसलॉयल्टी कहीं से कोई दिख जाए तो जाहिर है उसको बर्दाश्त नहीं करते और उस व्यक्ति को वो एडमिनिस्ट्रेशन से हटना पड़ता है। यही वो इस एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग स्टाइल रही है। और लेकिन जो आपने तीसरा प्रश्न किया है लावनी जी, स्टेट ऑफ हार्मूज का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, सबसे अच्छा अगर तरीका अगर इसमें की बात की जाए तो विजडम तो यही कहता है कि ईरान के इस्लामिक रिजीम को इस तरीके की जो ब्लॉकेट करने से वो अपने लिए बहुत ही बड़ी और भारी मुसीबत ही मोल लेंगे। और अल्टीमेटली अगर ईरान की इस्लामिक रिजीम अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाती है तो अल्टीमेटली उसका जो भविष्य है वो किसी एक आतंकी संगठन के तौर पर ही मैं देखता हूँ। जैसा कि इराक में ISIS पैदा हुआ था, संभव है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तौर पर ही उनको एक रिजॉर्ट लेना पड़े तो और रिजीम तो वहां पर नहीं रहेगी। ये बात आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी। राकेश जी, लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी, ह्यूमैनिटी के प्रति भी तो लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी की ही बात आती है। यहाँ पर जो लोग अमेरिका को बहुत बड़े बड़े संदेश देते हैं या अमेरिका जो कर रहा है, क्यों नहीं ईरान को ये बताया जाता कि ये जो आप समुद्री फिरौती करने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से समुद्री लुटेरे अब उनको कहा जा रहा है, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में आप पूरा का पूरा हिस्सा नहीं हथिया सकते हैं। आपके एक हिस्से में आप हैं तो आपके दक्षिण में अगर आप चले जाइए तो वहां पर UAE और बहरीन जैसे दूसरे भी मतलब देश हैं, आप वहां पर अपना आधिपत्य नहीं दिखा सकते। तो क्यों नहीं खुलकर ईरान के खिलाफ एक आवाज बुलंद की जाए? और कहते भी हैं जिसको जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। अगर कूटनीति समझ में आए तो कूटनीति, और अगर रणनीति के तहत, युद्ध नीति के तहत जवाब ऐसे समझ में आए तो वो नीति भी अपनानी चाहिए। मुझे लगता है कि ट्रंप और ट्रंप के जो सहयोगी हैं उसी नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान बहुत बढ़िया आदमी नहीं, ईरान का खात्मा मेरे को तो, बल्कि मैं एक लाइन अलग ले रहा हूँ कि इस युद्ध से दुनिया को 2 चीजें समझ में आ गई। पहला कि ईरान कितना घातक हथियार इकट्ठा किया था जो अमेरिका और इजराइल को मुकाबला कर रहा है। अगर वो जैसे देश ना होते तो और कमजोर देशों को तो निगल जाता है डैगन की तरह से। तो एक तो उसका खत्म होना भी बड़ा जरूरी था। दूसरा, देखिए, मैं हमेशा से, मेरा अपना एक मानना है कि अमेरिका इंसानियत का दुश्मन है, वो अपने अलावा और किसी की भला नहीं चाहता। अमेरिका का यह कहना था, वो खाड़ी देशों को कह रहा था कि मेरे सैनिकों का फुट स्टेप जहां पड़ता है वो सुरक्षा की गारंटी है। ईरान ने इस चीज को तोड़ दिया है। उन तमाम वो जो अपने देश नहीं बचा सके वो अपना देश क्या बचाएंगे दूसरे देश को, एक यह मैसेज पूरे दुनिया को गया है। तो अब अमेरिकी की चौधरीयाहट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और यह मैं शुभ संकेत मानता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं ईरानियों को कह रहा हूं नहीं, ठीक है, उसने जो महिलाओं के साथ किया एक स्मिलिस्ट का मतलब एक आतंकी से बड़ा काम किया है, लेकिन करेगा कौन, यहाँ एक बड़ा प्रश्न है। संजीव जी तो विदेश मामलों के जानकार है, संरक्षा मामलों के हैं। हमारा दुनिया से संपर्क हर दुनिया का गिव एंड टेक है कि इसमें हमको क्या लाभ है और हम इस पर कहां पाते हैं, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता, ना बोलना चाहता है और ना ही कोई बोलेगा। नहीं तो अगर बोलता तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाती, तो अमेरिका की चौधरीयाहट बंद हो जाती, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सारा इस्लामिक देश एक जगह हो जाते तो ईरान को सबक सिखा सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जॉर्डन और वो इजराइल के विरुद्ध सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं। वो अकेला इजराइल 57 इस्लामिक मुल्क से लड़ रहा है और हम उसमें अपना फायदा देखते हैं कि मुझे ईरान से तेल सस्ता मिलता है तो उससे तेल सस्ता मिलता है। तो इन सब चीजों में जो भारत की स्थिति है या जो इंडिविजुअल किसी देश की स्थिति है, वो अपना नफा और नुकसान देखता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि ईरान में जो कत्लेआम मचाया खामनेई ने, उसका क्या मतलब होता है।
अमेरिका जो दुनिया भर में कहीं भी जाकर के बॉम्बिंग कर देता है, कभी किसी राष्ट्रपति को उठा लेता है, उसका क्या मतलब है? यह दुनिया का मतलब नहीं है। इस आपदा में हमारा अवसर कितना है, किस रूप में है, कैसे संभव है, कितना हम बेनिफिशियरी अपने आप को बना सकते हैं, कितना ज्यादा इसमें से खुद के लिए निकाल सकते हैं, यही विदेश नीति है, यही राजनीति है, और इसी से दुनिया परेशान है। अगर दुनिया के हिसाब से सोचती तो अब तक कोई दादागिरी नहीं चलती, लेकिन दुनिया के हिसाब से नहीं चलती, खुद के हिसाब से चलती है कि मेरा क्या लाभ है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को अगर दुनिया के अदर देशों से अगर हम कंपेयर करें तो शायद ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की नीति में वसुधैव कुटुंबकम है। भारत युद्ध को कभी भी नहीं आगे लेकर जाता है, भारत संवाद से समाधान की बात करता है। लेकिन लास्ट सम अप कर्नल सर के साथ करना चाहती हूँ, 30 सेकेंड्स देना चाहती हूँ आपको, कि भारत की अगर नीति की बात करें तो लगातार भारत ये कह रहा है, प्रयास यही है कि संवाद से समाधान निकालिए, लेकिन भारत ये भी समझ रहा है कि ये जो वैश्विक संकट है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। तेल तो डेफिनेटली अब धीरे धीरे हमारे जहाज निकल रहे हैं, क्योंकि ईरान को भी भारत की जरूरत है और इसीलिए वो जहाज निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गैस को लेकर थोड़ा सा जो संकट की स्थिति पैदा हो रही है, उसके लिए हमारे पास क्या विकल्प बचा है? भारत की अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? कर्नल सर, देखिए, पहली बात तो ये है, इस सवाल का जवाब देने से पहले कि आज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर हम ईरान का आधिपत्य दुनिया स्वीकार कर लेती है, तो कल को लाल सागर में बाब-एल मंडेब के ऊपर हुती कहेंगे कि यहाँ तो हमारा आधिपत्य है, यहाँ तो जो गुजरेगा वो हमको दीजिए। वो भी यही सब एग्जाम्पल देंगे, टर्की की, कनाडा की, इजिप्ट की, वगैरह वगैरह। खैर, भारत को गैस के लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने चाहिए, लेकिन वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट शॉर्ट रन के नहीं हो सकते। हम अगर कनाडा से लें या नॉर्वे से लें, वहां से बातचीत करने में और वहां के शिप्स को भारत आने में ही 1 महीना लग जाएगा। हाँ। तो वो तो हमारा लॉन्ग टर्म है जो हमें करना चाहिए गैस के लिए। जहाँ तक ऑयल का सवाल है, ऑयल के बारे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम है गैस के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में और हीलियम के बारे में। और चौथा, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है, कहीं वो ना कट जाए। ठीक है, आई एम सो सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये ऐसे सेगमेंट्स हैं जिन पर भारत के लिए संकट हो सकता है, और इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द उसका समाधान ढूंढा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि केवल भारत की इन चुनौतियों के लिए ही समाधान नहीं निकले, बल्कि जो वैश्विक संकट है उसका भी समाधान निकले जल्द से जल्द। दुनिया इस जो आग में जल रही है, ये आग तो पूरी तरह से खत्म हो, युद्ध खत्म हो और एक अच्छी तस्वीर दुनिया के लिए हो। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच। इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद बड़ी और अच्छी तस्वीर की करते हैं। रणक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।